चीपर रेट पे तो हो जाएगा। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि बाहर की एजेंसी भी आ जाती है, वो कहते हैं ठीक है हम तुमको फ्री ट्रेड देते हैं, तुमसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, और इसी तरीके से कुछ प्रमोशन के लिए ऐसे लॉज में छूट दे दें। तो ये सारे रीजंस भी होते हैं कि किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा या इंडस्ट्री वहाँ पर होगी या नहीं। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, जैसा कि डायग्राम बनाया है आपकी बुक में कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो किसी इंडस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो ये तो नहीं है कि वहाँ रोज बिजली ही चली जाती है। अगर बिजली चली जाएगी तो क्या इंडस्ट्री होगी? तो इंडस्ट्री बनने का पहला है वहाँ मार्केट होनी चाहिए। तो इंडिया क्या है कि इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है, यहाँ तो जो बनाओगे सब यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, कंपनी को फायदा ही फायदा है। ये भी नहीं कि दूसरा कहीं देखना पड़ेगा, वो जितना बना सकेगा सब एब्जॉर्ब हो सकता है अगर अच्छी चीज बने। तो पहली चीज क्या है कि मार्केट होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? कैपिटल। कैपिटल तो इंडिविजुअल के पास है कि कैपिटल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास ही कैपिटल है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की कुछ इंडस्ट्री खोल सकती है। तो कैपिटल तो होना चाहिए। लेबर होनी भी चाहिए और साथ में उसकी कॉस्ट भी देखना होगा। रॉ मटेरियल, तो जहाँ जो रॉ मटेरियल होगा आप देखोगे वही उसकी इंडस्ट्री है। कोल इंडस्ट्री झारखंड में है, इसी तरीके से आप गोल्ड इंडस्ट्री है तो उड़ीसा की कोलार की खानों में है, वहाँ गोल्ड ज़्यादा है। तो हर एक चीज़ की जहाँ इंडस्ट्री वही होगी जहाँ उसका रॉ मटेरियल होगा। कॉटन इंडस्ट्री सूरत में है, गुजरात में, क्योंकि वहाँ कॉटन ज़्यादा है, महाराष्ट्र में कॉटन ज़्यादा है, तो इसलिए रॉ मटेरियल। इसके अलावा पावर भी एक है, पावर आनी चाहिए। बिना पावर के तो कुछ रन नहीं हो सकता है, जनरेटर से तो फैक्ट्री नहीं चलाई जा सकती है। तो इस तरीके से पावर होना चाहिए। लैंड का प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करे। टाटा की कंपनी खुली थी, कहाँ पर खुली थी? वेस्ट बंगाल में, नैनो, 1 लाख रुपए की कार। बंद क्यों हो गई? क्योंकि ममता बनर्जी ने बोला तुम यहाँ खोल रहे हो और हमारे लेबर 4 घंटे से काम नहीं करेंगे, वो बंगाल के लेबर हैं, ऐसा नहीं, और ये देना होगा वो देना होगा और ज़्यादा पेमेंट देनी होगी। बेचारी 2-4 महीने में ठंडी हो गई। अरे ये सब क्या मांग रहे हैं? क्योंकि बंगाल में क्या कम्युनिस्ट शासन है, तो वहाँ लेबर काम नहीं करना चाहते हैं। और कम्युनिस्ट का ये होता है कि अपने मालिक को मार दो, पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी वहाँ कम्युनिज्म है और फिर उनकी सारा जितना प्रॉफिट है उसको बराबर बांट लो। तो माओ जैसे कम्युनिज्म है ना, ये लेनिन का होता है, स्टालिन का होता है या मार्क्स का होता है, सबसे पहले तो इसके मार्क्स थे। तो बोलो ऐसे में चल पाएगी? फिर उसने सब सामान रातों रात वहाँ से उठाया और गुजरात शिफ्ट किया, लेकिन उतने में उसकी इतनी लागत ज़्यादा आ गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं लगाना फिर हटाना क्या आसान काम है? तो इसलिए नैनो बंद हो गई। अगर वही उसने फिर दूसरी कंपनियों ने देखा अरे ऐसा हो गया एक कंपनी के साथ, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में किसी ने अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई। तो ये देखा जाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट है या गुजरात की गवर्नमेंट है, तो वो इमर्जिंग गुजरात के नाम से या वाइब्रेटिंग गुजरात, ऐसा नहीं होता है, वाइब्रेंट गुजरात नहीं होता है। तो क्यों ऐसे करते हैं कि हमारे यहाँ की पॉलिसी अच्छी है और आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए? तो क्या पॉलिसी का भी होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। और अगली चीज क्या है? ट्रांसपोर्ट। अगर वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, अगर ट्रांसपोर्ट में तुमको मालूम है कि जो अमेजन तुमको सामान भेजता है वो सही सामान भेजता है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट या फिर उनमें जो ऊपर नीचे होता है तो उसमें डैमेज भी हो सकता है। तो अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है, स्मूथ नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, तो क्या जो सामान बनेगा उसमें डैमेज होने के भी चांस हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा ठीक होनी चाहिए, क्विक डिलीवरी के लिए भी ठीक होनी चाहिए, स्विफ्ट होना चाहिए, कहीं कोई रुकावट ना हो, आराम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो स्विफ्ट और तेज, स्विफ्ट का क्या मतलब है? तेज ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो क्या आप मुझे बताएंगे ऐसे 7 फैक्टर्स कौन से हैं जो कि किसी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को डिटरमाइन करते हैं? रॉ मटेरियल, 4 बता दिए आपने, बताइए सारे। सर, लेबर, कैपिटल, मार्केट, रॉ मटेरियल, लैंड, ट्रांसपोर्ट और पावर। रिपीट करो। ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, कैपिटल। अरे वाह, बहुत अच्छा। वाटर भी होगा।
वाटर कई जगह है, अगर जो वो ड्रेनेज सिस्टम है, हर एक फैक्ट्री का ड्रेनेज होता है, एफ्लुएंट्स होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसका प्रॉपर रेगुलेशन अगर वो गवर्नमेंट करवा पाती है तो वो ज़रूरी है। और वाटर, बुक में वाटर भी दिया है। वाटर भी है, क्योंकि रॉ मटेरियल किसी चीज़ को धोने साफ करने के लिए भी बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, तो वाटर भी होगा। इसमें तो नहीं बना है, लेकिन पैराग्राफ में दे रखा है, तो वाटर भी आप लिख रहे हैं, वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। लैंड, वाटर, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ वाटर लिख रहे हैं, वाटर भी लिख रहे हैं। सो दीज आर, सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर लाइक दिस, और if some and most of these factors are easily available, then the industries are likely to be set up in that location. या तो कुछ फैक्टर बहुत आसान हो, एक तो फैक्टर इधर उधर कर लेगी कंपनी, चलो कुछ बात नहीं, कैपिटल नहीं है तो इधर उधर से हम इंटरेस्ट पे ले लेंगे, लोन ले लेंगे, तो बैंक से लोन ले लेगी, कहीं इधर उधर है, ठीक है कि नहीं। तो इफ सम एंड मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर suitable or available, then an industry is likely to be set up at that place. Next is industrial system. ये काम कैसे करता है? An industrial system consists of input, process and outputs. तो कभी भी एक ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इसमें कुछ चीजें डालोगे तो कुछ चीजें मिलेंगी, तो बोलो इनपुट है। अगर मान लो एक मशीन में तुमने, या स्पूल में, या कोई स्पिनिंग जेनी है जिससे चरखा सूत काटा जाता है या थ्रेड बनाया जाता है, तो उसमें कॉटन डालो, अब मिल जाए कपड़ा, या इस तरीके से कुछ ना कुछ कॉटन डालने पे पहले थ्रेड बनेगा, और थ्रेड से वो उससे लिनेन बना लेगा, चादर बना देगा। तो एक इनपुट है और एक क्या होता है, और बीच में क्या चीज है, प्रोसेसिंग यूनिट होगी। तो प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट। मान लीजिए ऐसे ही आप कुछ बटन दबाते हैं कैलकुलेटर में, तो वो आपका इनपुट है, तो उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके बाद वो उसको मल्टीप्लाई करके या ऐड करके बता देता है, तो क्या वही आउटपुट है। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी कुछ मशीन्स होती हैं, जैसे ओवन है, तो वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें आप डो डालते हो, तो डो से वो केक दे देता है, तो केक क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो इस तरीके से इनपुट है, तो हर एक फैक्ट्री का कुछ इनपुट होता है, और मेनली ये लोग प्राइमरी सेक्टर के ही रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, और फाइनली आप प्रोडक्ट बनाते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम। प्रोसेस इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट, तो इसमें क्या है, द इनपुट, द इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 factors, consists of, ठीक है, इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। एंड आउटपुट, इनपुट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा, पावर का भी इनपुट होगा, सिर्फ रॉ मटेरियल से नहीं होगा, पावर सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या क्या देना पड़ेगा, क्या लेबर का भी इनपुट लगेगा, और पावर सप्लाई भी देनी पड़ेगी, और भी कुछ हो, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड, ये सभी चीजें होंगी, ये इनपुट में आ जाएंगी, ठीक है। रॉ मटेरियल भी है, ट्रांसपोर्ट, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग भी तो बनानी पड़ेगी, अदर मशीन लेनी पड़ेगी, वो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूँ कि जायसवाल क्लासेस है, तो जायसवाल क्लासेस का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ जो टेबल, चेयर, स्टैंड, ये सब है, या बोर्ड, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। तो ऐसे फैक्ट्री में भी कुछ चीज़ चलानी है, एक सैलून भी खोलोगे तो एक कुछ ना कुछ तो चेयर और कुछ रखनी पड़ेगी, तो वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उसी से तो वो चलाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना कोई फैक्ट्री बनाने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सब फैक्ट्री नहीं लगा सकती। फैक्ट्री तो अपने घर का देखेगी, लेकिन जब आउटपुट बन गया उसके बाद उसे भेजना है, उसके लिए भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसलिए ये तो इनपुट हो गया, तो इनपुट में भी कुछ चीज़ें वो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाती हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें क्या है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज टू कन्वर्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रोसेस में क्या होगा, इंक्लूड्स, जैसे हमने कल देखा था कि मैच स्टिक बन रही तो वो प्रोसेसिंग हो रही है, सब सामान हमने रख दिया तो उससे मसाला बनाया जाएगा, फिर मैच स्टिक डुबाई जाएगी, फिर लकड़ी को छीला जाएगा, उससे लेयर बनेगी और लेयर बनने के बाद फिर सब कुछ होने के बाद फिर पैकिंग भी होगी। तो ये सब प्रोसेसिंग है। तो दैट इज इट इंक्लूड्स, इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड्स एक्टिविटीज which convert raw material, सेंटेंस पूरा करिए आद्या, which converts Raw material into finished products. हाँ, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदल दे, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे आप लोग इस समय, आप इनपुट आपकी मम्मी पापा ने हमको दिया कि भाई ये आद्या है, हम इन पे प्रोसेस करेंगे, काम करेंगे, और अगर ये लास्ट में क्लास में टॉप कर लें तो वो आउटपुट होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ भी चल रहा है तो एक प्रोसेसिंग तो चल ही रही है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग में वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में निकला। और तीसरी चीज आउटपुट क्या है, तो अलग अलग चीजों के लिए द एंड प्रोडक्ट। तो इसके बाद आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स एंड इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट। तो कुछ लोग कहेंगे आउटपुट है ये हमने सब बना के रखा, ये आउटपुट है। और कुछ लोग कहेंगे अरे बना के क्या रखा, बिका कितना, बोले ये बिका। तो जो कुछ लोग मनी ओरिएंटेड होते हैं, तो जो उसको बिकने के बाद जो पैसा आ जाए उसे कुछ लोग उससे आउटपुट मानते हैं, और कुछ लोग जो सामान बन गया, बनने से भी क्या, अगर बिकेगा नहीं तो क्या वो आउटपुट है। सो आउटपुट आर एंड प्रोडक्ट्स और द मनी अर्न्ड। जो तुम पैसा कमा लो वही तो आउटपुट हुआ तुम्हारा, क्योंकि लगाया पैसा और बाद में जब तक कमाओगे नहीं तो क्या वो सर्कल पूरा होगा। फिर उसी पैसे में एक पार्ट आप फिर उसी कंपनी में लगा दोगे या अपना बिजनेस बड़ा करोगे। तो इसलिए आउटपुट्स, आयुषी आउटपुट क्या है सर, जो फिनिश होने के बाद जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स एंड मनी अर्न, ये दो चीजें हो सकती हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें कॉटन, ह्यूमन लेबर, ये सब होता है। और दूसरी चीज है द प्रोसेस इंक्लूड्स, उसकी जिनिंग की जाएगी, स्पिनिंग की जाएगी, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग। और उसका आउटपुट क्या है, जो हम शर्ट पहनेंगे। तो बहुत सारा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि शर्ट बन जाएगी, उसमें वीविंग भी तो की जाएगी, सिलाई स्टिचिंग भी होगी। Yes sir. धागों को एक दूसरे पे फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक बनता है, फाइबर का मतलब थ्रेड, Thread. और ये फैब्रिक, कपड़े का जो फैब्रिक है, और फिर फैब्रिक से कपड़ा बनेगा स्टिचिंग के बाद, फिर प्रिंटिंग होगी, तो उसमें प्रिंटिंग के बाद तब क्लॉथ होगा फिनिश प्रोडक्ट, फिर पैकिंग भी होगी, ये सारा काम होगा। नाउ अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन। तो आपके बुक में एक मैप बना हुआ है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि लंदन में मैनचेस्टर के को आप जानते हो क्या क्या है मैनचेस्टर? सर, एक जगह है जहाँ पे एसिड रेन हुई थी, जहाँ पर एसिड रेन हुई थी। एसिड रेन हुई थी, और साथ में क्यों एसिड रेन हुई थी ये भी बताओ। सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है और उनके जो धुआं निकला था उस उसकी वजह से हुई थी। और वो मैनचेस्टर इसलिए है लंदन का क्योंकि वहां पर कॉटन मिल्स थी, और वहां से पूरी दुनिया में कॉटन जाता था, सारी दुनिया से वो कोल लेके आता था, धुआं होता था कॉटन में, बहुत सारा काम होता है, कपड़े की धुलाई ये सब कुछ है। तो इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब कहा जाता है इंडिया का मैनचेस्टर, शुरू में कानपुर को कहा जाता था, लेकिन यूपी की खराब नीतियों के कारण वो बंद हो गया, या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट नहीं दे पाई, तो अब अहमदाबाद है इस समय। लेकिन वैसे ओल्ड में क्या कहा जा सकता था कि कानपुर उसका मैनचेस्टर है, जब अंग्रेज लोग थे। समझ में आई बात? तो इसलिए हम ये देखेंगे वर्ल्ड मैप में कि कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। तो आप जरा मैप में देखें। सो इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। क्या आप दिल्ली के पास का कोई इंडस्ट्रियल रीजन बता सकते हैं?
निखिल, दिल्ली के पास कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ऐसा होगा? हाँ, सर गुड़गांव। गुड़गांव है, नोएडा है, तो ये पूरा इंडस्ट्रियल है। इवन नोएडा का जो फुल फॉर्म है उसी में ही पता चल जाता है कि वो एक इंडस्ट्रियल रीजन है, टोटली इंडस्ट्रियल है। तो दिल्ली के पास था और दिल्ली में सप्लाई करके दिल्ली में सब लोग सस्ता माल लेने आते थे। तो अब दिल्ली में वहाँ पर लेने वालों की या कस्टमर्स की जो मार्केट की कमी नहीं है, तो दिल्ली में सब लोग सप्लाई करते हैं और सब लोग लेते उठाते भी दिल्ली से ही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारी ट्रेन जो है वो दिल्ली में मोस्टली जाती हैं, तो दिल्ली से लाना ले जाना आसान पड़ता है, तो इसलिए, और दिल्ली से फ्लाइट भी जाती हैं, तो कहीं हम बाहर भी भेज सकते हैं, तो इसलिए दिल्ली एक तो मार्केट है। और दिल्ली के पास क्या है, जो उसका नियर बाई रीजन है, उसमें एक नोएडा आता है। सो लेट अस सी, नोएडा है, जैसा इन्होंने गुड़गांव बताया देवव्रत ने। नाउ फुल फॉर्म ऑफ नोएडा, फुल फॉर्म ऑफ नोएडा। नाउ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये वहाँ ओखला एक जगह है, नोएडा वो ओखला ही थी उस जगह पर, लेकिन उसका पूरा नाम क्या पड़ गया, चूंकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी। जेडीए का फुल फॉर्म क्या है? जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन जो इंडस्ट्री को डेवलप करे तो नोएडा, डीए तो लग गया, लेकिन उसने इंडस्ट्री को किया, तो उस ओखला को फिर क्या कहा जाने लगा? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इससे क्या हो गया? नो आईटीए नोएडा, ठीक है कि नहीं? तो जहां पर भी होगा इस तरह से आप देखेंगे तो दिल्ली के आसपास है। तो वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ ये दिखाया जा रहा है, जरा देखिए। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ईस्टर्न पार्ट देखो तो वो कौन सी जगह है? तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एक रीजन है जहां पर ये देखें, दिस इज, ठीक है, तो यहाँ देख लें, ये पार्ट इसमें ऊपर तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ये रीजन जो है दिस इज यूएसए, ठीक है, यूएसए। ओके, तो यूएसए में कौन सा रीजन है? ये रीजन है जहां पर यूरोपियंस ने क्या किया था, ये इंग्लैंड है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी 13 कॉलोनीज बसाई थी सबसे पहले। तो अब ये देख लें, तो ये यूरोपियन कंट्रीज है, फिर यहाँ पर अफ्रीका आएगा। अच्छा, ये कौन सा रीजन है? ये वाला, ये क्या है? दिस इज स्पेन, क्या है? स्पेन। और ये कौन सा है? ये गल्फ कंट्रीज, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब है, तो दुबई, ये सब यहीं पे है। फिर इसके बाद क्या आएगा? इंडिया, ठीक है कि नहीं? तो सर, ये, हाँ सर गल्फ कंट्रीज होती क्या है? गल्फ का मतलब है कि जो ऐसी जगह कि जो खाड़ी देश हैं, ऐसी जगह जहां पर पहले समुद्र हुआ करता हो और फिर वो सूख जाए, तो ऐसी जगह को गल्फ कहते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ गल्फ। तो जो भी ऐसी कंट्रीज है जो रेगिस्तान टाइप है, उन्हें क्या कहा जाएगा? गल्फ कंट्रीज। लेट अस सी, literal meaning of Gulf countries. एक वहां पर जो what is the meaning of Gulf? सी का एक कोई ऐसा हिस्सा जो अगर आप अपनी बुक में देखो तो सी है वहीं पर देखना, और लेकिन क्या वो जमीन से घिर गया है? बोलो, ऐसी कोई जगह है जो जमीन से घिर गई हो? जैसे मैं इसको और आपकी बुक की तरह बना दूं, तो ये बिल्कुल ऐसे मिला दूं क्या? तो ये सी है क्या?
तो ये कौन सा सी है? इट इज पर्शियन सी, इसको कहें यानी फारस का समुद्र। और जैसे अरेबियन सी है और इसे क्या कहेंगे? पर्शियन सी। तो ये अरेबियन सी है कि नहीं? क्योंकि ये अरेबियन कंट्रीज भी इनको कहा जाता है, तो इसलिए इसके पास के सी को क्या कहा जाता है? अरेबियन सी। हिंदुस्तान के नाम पे ये इंडियन ओशन है, लेकिन इस अरब के नाम पे ये है। अच्छा, गल्फ किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ सी विच इज सराउंडेड बाई लैंड। तो इसके चारों तरफ बहुत सारे कंट्री हैं, यूएई है और दुबई और इसी तरीके से और भी सारे हैं। तो ये सब है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इधर भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया। तो ये सारे कंट्रीज क्या हैं? और इसके ऊपर नीचे के भी जितने कंट्रीज हैं, इराक है, ईरान है और टर्की है, तो क्या उनमें आप देखो आसपास सी है जो घिरे हुए सी हैं क्या? और गल्फ किसे कहते हैं? कि एक ऐसा सी जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ हो? लैंड से। तो इसके ये सी क्या घिर गया? थोड़ा सा ही बस इससे मिला, तो घिरे जाने की वजह से। और ऐसा भी ये जो इस तरीके का सी है, ये इक्वेटर पर पड़ता है। तो इक्वेटर पर पड़ने की वजह से इसे मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। मेडिटेरियन सी का क्या मतलब है? भूमध्य सागर, पूरी सारी जमीन के मध्य में है क्या ये सी? तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? मेडिटेरियन सी। अब यहाँ पर पानी सीधा आके फ्लो में नहीं है, यहाँ आ गया तो धीरे धीरे उड़ जाता है, और इस वजह से ये डेड सी भी है। इस इतना ज़्यादा नमक है, इसमें लोग आराम से तैर सकते हैं। हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे। तो सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, लेट के किताब भी पढ़ सकते हो, डूबोगे नहीं। तो डेड सी भी है। तो यहाँ आपने देखा ना गल्फ कंट्रीज। अब हम देखेंगे ये यूए है, उसके नीचे मैक्सिको है। तो यूए में ये पोर्शन, ये कैसा पोर्शन है? दैट इज द इंडस्ट्रियल रीजन। इसी तरीके से नीचे में भी देख लो, बहुत सारा कोस्ट है, बाहिया कोस्ट है। तो ये साउथ, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल मैप में बहुत सारी चीजें देख लेंगे। एंड लेट अस रीड दिस मैप। वर्ल्ड्स पॉलिटिकल मैप। अब देखें, सो क्या हुआ मुस्कान? चले आज गाड़ी ले टॉयलेट है क्या भाई? रात को पड़ेगा। ये वर्ल्ड मैप है। सो इसमें देखें क्या क्या चीजें हैं। सबसे ऊपर कनाडा है। कनाडा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कनाडा के इधर भी एक अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, वो बर्फीला एरिया है। कनाडा में ही 90 लाख लोग हैं, भारत से 6 गुना बड़ा है। भारत से ज्यादा के सारे पंजाबी वहां बसे हैं। तो कनाडा की 1/3 पॉपुलेशन वहां पंजाबियों की है, और उसने ऐसे पंजाबियों को शरण दिए जो खालिस्तानी है, पंजाब को अलग करना चाहते हैं। तो आप देखते हैं कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट है, वहां से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है ना। जैसे बहुत सारे आपको सुखविंदर सिंह सिक्कू ये सब हैं, वो चाहते हैं भारत से सिख लोग अलग हो जाए, तो कभी कभी धमकी दिया करते हैं। तो कनाडा की कुल पॉपुलेशन कितनी है? 90 लाख है, और यहाँ का प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो वो भी भारत से उसकी कभी बनती नहीं है। अभी G20 का समिट हुआ था, उसने हाथ बढ़ाया था, मोदी ने हाथ पीछे कर लिया था, मिलाया नहीं था, हाथ भी नहीं मिला। तो ये कनाडा हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? यूनाइटेड अरब स्टेट, इसी में ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर 13 कॉलोनीज इन्होंने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? ब्रिटेन ने इस पर आक्रमण किया था, कब्जा कर लिया था। फिर इसको किसने छुड़वाया था? फ्रांस ने छुड़वाया था। तो वहां पर तब से क्या हो गया है कि ये पोर्शन जो है, क्या वो इंडस्ट्रियल रीजन बन गया। तो ये पूरा इवन बाहामास आपके बुक में लिखा हुआ है क्या? देखो जरा, बाहामास करके लिखा है, इसमें नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं लिखा बाहामास। ठीक है, अब दिखाई पड़ा। चलो, तो और आगे देखिए,
नीचे कौन सी सिटी है? मैक्सिको है। मैक्सिको एक टाइम पे ऑयल का बहुत बड़ा ट्रेडर था, लेकिन उसने अमेरिका के साथ अपने संबंध बिगाड़ लिए। अमेरिका से इसके संबंध कैसे बिगड़े? अमेरिका ने 26 स्टेट से बोला तुम सब मेरे में मिल जाओ, तो वो 26 स्टेट इसमें मिल गए। मैक्सिको ने कहा हम नहीं मिलेंगे। उसने कहा नहीं मिलोगे तो हम तुम्हारा तेल बिकने नहीं देंगे, और फिर उसके बाद उसका तेल कहीं बिका नहीं, और आज मैक्सिको गरीब है। बात समझ में आई कि नहीं? मैक्सिको हो गया। क्या मैक्सिको का भी कोई एरिया है? तो ऐसा इसमें दिखाया गया है। तो सम एरिया ऑफ मैक्सिको इज आल्सो देयर। और क्या है? मैक्सिको का भी कुछ, ये देखो बीच में जो दिखाया है वो एक लाइन खींची ना, यूएसए के लिए है, पॉलिटिकल मैप पे नहीं। और फिर मैक्सिको का भी कुछ एरिया, फिर और नीचे चलिए तो उसमें कौन कौन सा एरिया है? मैक्सिको में भी कुछ एरिया गल्फ कोस्ट है। तो गल्फ आप ये समझिए जो एरिया सराउंडेड है, चारों तरफ जमीन है, इसीलिए तो इसे गल्फ कहा गया है। थोड़ा सा समुद्र जरूर है, लेकिन चारों तरफ फिर भी आइलैंड ही तो है। यहाँ देखो ना, गल्फ कोस्ट पूरा ही घिर ही गया है, पूरा थोड़ी सी जमीन है। गल्फ कोस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये समुद्र जमीन से घिरा है, इट इज सराउंडेड बाय लैंड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें। फिर और नीचे देखो। अच्छा, इसके बाद और नीचे चलने पे क्या आ रहा है? ओके, नाउ लेट अस सी नीचे पे क्या है। क्या आपके में और एक जगह क्या दिखाया गया है? ये क्या दिखा है? कैराकोस। तो कैराकोस कोई जगह होगी, बट वहां पर भी एक इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर देखा गया। अच्छा, नीचे जितने ये पूरे जंगल हैं, साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीज छोड़ दो, ब्राजील है। ब्राजील के बाद ये जो है अर्जेंटीना में सब अमेजोन के जंगल है, बहुत बड़ा रीजन है। इसको कहते हैं लंग्स ऑफ वर्ल्ड। इतने जंगल है, इतनी ऑक्सीजन निकलती कि पूरा विश्व सांस ले सकता है। बड़े बड़े एनाकोंडा और ये सब यहाँ पाए जाते हैं, उन्हीं पर मूवी बनी है। अतः ये देखो चिली भी है, इसी के जंगलों के किनारे। क्या तुमने कई बार ये नाम सुना है कि चिली में बहुत आग लगती रहती है? तो क्या अमेजन के जंगलों की वजह से वहाँ आग लगती रहती है? तो इसी तरीके से थोड़े और भी चीजें। लेकिन साउथ अमेरिका के जितने भी हैं ये सब गरीब देश हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो दीज आर पुअर कंट्रीज। ऊपर यूएसए ही है, और बाकी इसमें कुछ खास तो है नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ प्राकृतिक संपदा होगी, नेचुरल रिसोर्सेस, तो उसी की वजह से है। तो ब्राजील है, एरिया हो गया। फिर बाहिया कोस्ट, तो एक बाहिया कोस्ट भी है, ब्राजील में ही तो है, देखो बाहिया कोस्ट बना है, तो वो भी एरिया है। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे वो और आगे इधर आ जाइए। इधर चलने पर ये कौन सी जगह है जो ब्लैक है सबसे ऊपर, और उसमें तो एक मोरक्को हो गया। अच्छा, स्पेन भी आप देखो, ये चीज हमने तुम्हें पूछी थी अफ्रीका के, इधर ये अलग से निकली हुई, इसे क्या कहते हैं? स्पेन, ठीक है। स्पेन के नागरिकों का क्या नाम है? स्पेन की राजधानी है पोर्तुगीज, पुर्तगाल, और पोर्तुगीज इसके यहाँ लैंग्वेज भी है, और पुर्तगाली लोग होते हैं, ठीक है। इन्होंने किस पे शासन किया इंडिया में आकर? गोवा पे, और 1975 पर ये गोवा छोड़ के चले गए। डच का भी शासन रहा, पोर्तुगीज का, जैसे टिप्पू सुल्तान है तो वो उन जगहों पे भी। डच है तो नीदरलैंड में, पोर्तुगीज है स्पेन में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ स्पेन है। मुझे लगता है ये मोरक्को के बारे में कहा गया है कि ये जो डार्क है आपके में, सर मोरक्को अल्जीरिया। अल्जीरिया तो बहुत करीब में मोरक्को ही होगा। अब और ऊपर देख लो, इसी तरीके से कहीं कहीं पर है, जैसे घाना हो गया, नैरोबी हो गया, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह है। डरबन हो गया, और क्या हो गया? केप टाउन। साउथ अफ्रीका में केप टाउन भी है क्या? यस सर। तो वो एक मुख्य शहर है जहाँ पर ये सब है। साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है, देखो, तो यहाँ केप टाउन हो गया। फिर और कुछ है तो उसको मैप में आपको सिखा देंगे। आगे देखो अगर कभी आए तो। अब ऊपर में यूरोप में देखो, ये तो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हो गया, तो कॉन्टिनेंट पे आप यूरोप में आ जाइए। तो इसमें यूरोप में यूराल माउंटेन है, जो थोड़ा सा यूरोप में, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो तो वो एशिया हो गया, और ये क्या हो गया?
यूरोप, तो यूरोप में भी कुछ चीजें हैं। तो उसमें जैसे आप ऊपर नाम पढ़ें तो रशिया में ये कुस्बोज है, यूराल्स लिखा है, तो यूराल माउंटेन उसी के नाम पे जगह का भी नाम है। इसे पीट्सबर्ग, सेंट पीट्सबर्ग पहले, आज रशिया की राजधानी मॉस्को है, लेकिन पहले कभी क्या हुआ करती थी, सेंट पीट्सबर्ग। तो पीट्सबर्ग भी बुक में है। पीट्सबर्ग और पेट्रोग्राड यही रशिया के दो मुख्य शहर थे, बाद में उसकी राजधानी मॉस्को बना दी गई। ऐसा आप 9th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, अब और आगे देखें तो क्या ईरान में भी इंडस्ट्री है? तो ईरान भी है, ये भी एक गल्फ कंट्री, क्योंकि वो देखो सी के ठीक ऊपर ही तो है, तो उसे क्यों गल्फ ना कहा जाए? दो गल्फ है, एक नीचे सी, ईरान के नीचे सी, और ये देखो ईरान है, तो ईरान ये भी तो सी है, तो ये भी तो गल्फ कंट्री हो गया। ईरान में कौन लोग रहते थे बोलो पहले? फारसी लोग। तो फारसी लोगों का कौन पैगंबर था बनाने वाला? जरथुरुस्त्र। तो उनको पर्शियन भी कहते थे, लेकिन वहाँ जब से मुस्लिमों का शासन हुआ उन्होंने सारे फारसियों को मार डाला, वहाँ की संस्कृति को खराब कर डाला। अब विश्व में जो सिर्फ 5000 फारसी बचे हैं वो भारत में रहते हैं, उन्हीं में टाटा और बिरला, ये दो फारसी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब और आगे देखिए, भारत में भी कोई ऐसा एरिया है, देखो बांग्लादेश के आसपास ये पूरा है, जो नदर्न बेल्ट है उसको पूरा इंडस्ट्रियली बना दिया। जो नदर्न बेल्ट है ना इंडिया की, तो उसमें आप अपनी बुक में देखें तो नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल प्लेनर है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी खासी सुविधा है, तो वहाँ पर सब पूरी इंडस्ट्री बसी हुई है। चीनी मिल है, शुगर और भी दूसरी मिल होंगी, कोल्ड इंडस्ट्री। इसमें बिहार का रीजन भी आ जाएगा, नदर्न बेल्ट तो पूरी कवर हो रही है कि नहीं। मुंबई को इंडस्ट्री माना गया है, चेन्नई को माना गया है, और देखो गुजरात के चेन्नई को भी, गुजरात वही सूरत है। और अगर हम आगे बढ़ जाएं तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, क्या मैंने आपको बताया था यहाँ इंडोनेशिया भी है, मलेशिया है, तो ये सब क्या है, ये पूरा जंगली एरिया है, और जंगली एरिया पर कागज का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, लकड़ी का उत्पादन होगा, केले का, इन सब चीजों का, फ्रूट्स का, वेजिटेशन से रिच है। तो इंडोनेशिया में सब में यही सब चीजें हैं, ठीक है। और इनमें मलेशिया हो गया। अब जरा देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिस्बेन है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। कैनबरा है, तो कैनबरा को तो इसमें नहीं कहा है, लेकिन जो सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, इन सब जगहों को इन्होंने बोला है। और इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कहाँ है? जरा उनको भी देखो। सर साउथ कोरिया थाईलैंड के थोड़े से ऊपर में। हाँ, तो थाईलैंड के थोड़ा यहीं पर होना चाहिए, ये हो गया थाईलैंड के ऊपर, यहाँ कहीं होना चाहिए सर थोड़ा सा और ऊपर ये हो गया। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इनको डिवाइड कर दिया था। तुमको मालूम है इसका जो डिवीजन हुआ, नॉर्थ कोरिया पर किसका इफेक्ट था? रशिया का। और साउथ कोरिया पे किसका था? अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच 30 साल तक युद्ध चला, कोल्ड वॉर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो उसमें से पूरा कोरिया एक था, लेकिन कुछ लोग रशियंस के प्रभाव में आ गए और कुछ लोग अमेरिकन्स के, तो इसके टुकड़े हो गए। जापान भी इंडस्ट्रियल है, ये देखो सबसे एक्सट्रीम इधर है। तो जापान को निप्पन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सूर्योदय का देश है। सबसे पहला सूरज जब दिन की शुरुआत होती है, तो जब धरती घूमती है तो सबसे पहले किसमें होती है? वैसे ही तो सृष्टि सोची इस हल्का फुल्का, हम तो पहले ही से 6वीं 5वीं पढ़े सब, फिर बताओ। तो ये कोई बात नहीं, और बच्चे भी तो है ना, उनको भी तो पढ़ाना होगा, तुम्हारा भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब सभी बच्चों को तो पढ़ाना पड़ता है ना। चलो, तो वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में कुछ चीजें आपने देखी। जैसा क्वेश्चन आएगा हम इसे बता देंगे। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे है, और बेंगलोर, तमिलनाडु। सो इंडिया हैज सेवरल, इंडिया में सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है। तो पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी कब यूनाइट हुए और उन्होंने बर्लिन की दीवार कब तोड़ी?
बताना नहीं चाहती हो, अपने पत्ते नहीं खोलती हो कभी तो, ठीक है। तो इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे, मुंबई में भी होगा। इंडस्ट्रियल कैपिटल कही जाती है मुंबई की, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु। सर मुंबई पुणे एक ही है। क्लस्टर उनका एक ग्रुप है पूरा। क्लस्टर का मतलब समूह, छोटे छोटे वहां पर इंडस्ट्रीज हैं। क्लस्टर किसको कहते हैं? झुंड, है ना। और इसके अलावा क्या है? बेंगलोर, तमिलनाडु एक साथ भी लिख सकते हैं। और बाकी रीजन, हुगली रीजन, हुगली अलग है, वहाँ कपड़े का काम होगा, एक साथ ही लिख लेना मुंबई पुणे को। क्लस्टर है। बेंगलोर के साथ क्या किया है? जो बेंगलोर में काम हो रहा है वो तमिलनाडु, क्या वो आईटी सेक्टर है? Yes. जब हम बेंगलोर और तमिलनाडु की बात करते हैं। और ये टेक्सटाइल सेक्टर है। हुगली भी एक तरीके का कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर है। अब देखिए इसके अलावा अहमदाबाद, बड़ोदरा भी इसी तरीके का सेक्टर टेक्सटाइल। अहमदाबाद में और भी छोटे छोटे, अहमदाबाद है, बड़ोदरा। जो दुनिया भर के हीरे तराशने वाले लोग हैं वो अहमदाबाद में ही है, सूरत में। चाइना में जा जाकर के 2-2 हजार लोग हीरे तराशते हैं। इंडिया के हैं बड़ौदा, तो बड़ौदा, बड़ौदा की स्पेलिंग देखें, बड़ौदा, ठीक है। बड़ौदा तो अलग है ना। छोटा नागपुर, तो इंडिया में ये हिस्सा छोटा नागपुर है, ठीक है। तो वहां पर भी है, ओके। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम का क्या मतलब होता है? पत्तन का क्या मतलब होता है? दैट इज जहां पर ये कोस्टल रीजन, जहां पर बड़े बड़े जहाज उतरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पत्तन। विच हैज डीप सी नियर। अगर रेत होगी तो जहाज फंस जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पोर्ट, सी पोर्ट जानते हो, जैसे एयरपोर्ट होता है जहाँ कोई चीज लैंड करे, और सी पोर्ट जहाँ जहाज स्विम होकर के आ जाए। तो अगर डीपर है तभी तो जहाज तैर के आ जाएगा, उसी को पत्तन कहते हैं। तो विशाखा पत्तनम, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और क्या है? गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव जैसा देवव्रत ने बताया, और दिल्ली, मेरठ, ये भी बहुत डेंस इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। एंड कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये सब केरला के हैं। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, These are the industrial clusters. Industrial disaster नीचे लिखा है, इसका क्या मतलब है? The accident disaster may due to technical failure। तो ऐसी डिजास्टर कहाँ हुई? भोपाल में हुई। तो जहाँ पर क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का मतलब है कि CH3NC, तो एक इस तरीके की गैस थी CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये गैस लीक कर गई और ये पॉइजनस थी। तो इससे वहाँ के लोग, बस सुबह की बात है, 4-5 बजे की बात है, हमारे सामने की है। कब की है ये? 84 की है। तो दैट इज द जी, मतलब 12:30 की बात है ना। तो 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई और वहाँ लाखों लोग सिर्फ दौड़ते दौड़ते मर गए। तो इट इज द वर्स्ट डिजास्टर। अलॉन्ग विद गैस सिलेंडर से लीक कर गई और पूरे शहर में फैल गई। उसके नाम्स, जो भी नॉर्म्स थे वो नहीं फॉलो किए गए थे, ठीक है। और बस ऐसे एक तो पहली बात है, ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज थी क्या वो शहर में लगाई जानी चाहिए जिसमें इतनी पॉइजनस गैसेस थी।
तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसे के लालच में उसने पैसे दे दिए कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, दूर लगानी चाहिए थी और उसको दे दिया। और फिर बाद में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो वो जो उसका मालिक था वो अमेरिकन था, तो उसने अमेरिका से रिश्ते के लिए ये भी आ गया। तो उसके मालिक को कांग्रेस ने अपनी पर्सनल फ्लाइट में भेज दिया अमेरिका में, फ़ोन करके दे दिया, बता दिया कि हमने भेज दिया है, हमने अमेरिकन को कुछ भी इंटरोगेट नहीं किया। आई एम योर बटरर एंड फ्लैटरर। फिर देखो कि तुम्हारे पास आया है। पिछले जन्म में कोई रहा होगा ना, तो तुम समझ गए कि ये डिजास्टर कैसी थी। तो इसमें कितने लोग मारे गए? दैट इज 3,500 ऑफिशियल डेथ। हु सर्वाइव्ड 1000। इसके बाद भी जो सर्वाइव हुए उनकी आंख चली गई, तो कहीं स्किन डिसीज हो गई, तो कहीं जिसका अगर एक पॉइजनस गैस जो ले ले तो फिर क्या होगा? इन अदर इंसिडेंट ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन दैट इज गाओ कुयाओ, चाइना में हुआ। 243 पीपल डाइड, 9,000 इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड। तो ये भी गैस वेल था, यानी हाँ वहाँ से निकाल ली गए सेफली। तो अगर जैसे यहाँ कुछ हो रहा है, जल्दी से जहाज आ जाए, ट्रांसपोर्ट आ जाए, निकाल के ले जाए, तो तुम्हारा तो सब यहीं पर है, तो वो सब बेकार हो गया, चला जाएगा, हो गया कि नहीं? तो इस तरह से इवैक्यूएट उनको कर लिया गया, लेकिन वो इफेक्टेड तो हुए ना, तो वहाँ गैस का ही हुआ था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो वहाँ पर गैस वेल में ब्लो आउट का मतलब एक्सप्लोजन हुआ। गैस वेल मतलब गैस के कुएं में ब्लो आउट, एक्सप्लोजन, ऐसा हुआ। तो दोज हु कुड नॉट एस्केप इन द टाइम, उनके आइस चली गई स्किन और लंग्स में, ये हो गया। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज। तो हमें क्या करना है कि इंडस्ट्री बनाते समय ये गवर्नमेंट को ध्यान देना है कि इट शुड नॉट बी मेड इन द रीजन विच आर डेंसली। अगर दिल्ली में तुम इस तरीके की खतरनाक इंडस्ट्री बना दो तो वहाँ की पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है, तो उन सब लोगों का क्या होगा? वो कहीं भाग भी नहीं पाएंगे, ऐसा कोई सेफ प्लेस नहीं है, ठीक है? सो दैट इज रिस्क रिडक्शन मेजर्स। सो दैट इज इंडस्ट्रियल एरियाज। आपको मालूम है चंडीगढ़ में जो लोग गए हो रहे हो तो इंडस्ट्रियल एरिया अलग है, वो वहाँ 3BRD के पास इंडस्ट्रियल एरिया, हर एक जगह इंडस्ट्रियल, जोधपुर का इंडस्ट्रियल एरिया अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी शहर में, अच्छे शहर में जाओ तो सबसे पहले लोग पूछते हैं यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया का। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में लोग फिर नौकरी तलाशने जाते हैं, रोजगार तलाशने जाते हैं। तो जोधपुर का भी अपना इंडस्ट्रियल एरिया। शहरों में कोई इंडस्ट्री मिल रही क्या कि थोड़ी दूर चले मार्केट है, फिर एक फैक्ट्री है, फिर मार्केट, ऐसा कहीं हो रहा है? तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी away from densely populated areas. लेबर तो वहां रहेंगे, लेकिन ऐसी जगह बनाओ कि बाकी मेन डेंसली पॉपुलेटेड ना हो। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। ये आग लगे तो कुछ ठीक ठाक से काम किया जा सके, वहां अग्निशमन का दस्ता होना चाहिए। फायर फाइटिंग and fighting should be improved। ये काम होना चाहिए। इसके अलावा people staying in vicinity should be aware of the storage of toxin or hazardous substance and their possible effects in case of accident occurs। जो उसके पास रहते हैं, vicinity का क्या मतलब है? People staying in vicinity of it should be aware of the toxins, जो जहरीली चीजें हैं, and their
आफ्टर इफेक्ट्स एंड दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू एस्केप फ्रॉम इट। उनको प्रोसीजर तो पता होना चाहिए ना कि अगर जहरीली चीज हो तो नाक में मास्क लगाना है, उनके पास एक मास्क तो होना चाहिए ना वैसा। तो पीपल लिविंग नियर बाई इंडस्ट्री, पीपल लिविंग नियर बाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री शुड बी अवेयर, शुड बी अवेयर। किससे अवेयर होना चाहिए? ऑफ पॉइजनस गैसेस, गैसेस, ठीक है, यूज्ड इन फैक्ट्री, यूज्ड इन फैक्ट्री एंड इन केस ऑफ मिसहैप, और अगर कुछ मिसहैप होती है, दे शुड नो, ठीक है, व्हाट टू डू, कि उन्हें क्या करना है। प्रिवेंटिव मेजर्स उन्हें आना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, ये नहीं कि भंडारी किए चले जा रहे हैं, तो टॉक्सिक सब्सटेंस है तो स्टोरेज वहां लिमिटेड होना चाहिए। ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, ये सारे ध्यान देने चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। तुम्हें मालूम है झारखंड में जितने पत्ते हैं वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि पत्तों का रंग हरा होता है कि काला, क्योंकि धूल और कोयला उड़ उड़ के पत्तों पर और घरों पे ऐसा बिछ गया है कि पता ही नहीं चलता, लगता है झारखंड को किसी ने काले से पेंट ही कर दिया, ऐसी हालत है। तो इसलिए पॉल्यूशन के कंट्रोल के भी तो मीजर होने चाहिए। सो पॉल्यूशन कंट्रोल मीजर्स, ठीक है, शुड बी अडॉप्टेड, शुड बी इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी चिमनी से बहुत धुआं निकल रहा है, उसमें आप प्रेसिपिटेटर लगाओ कुछ ना कुछ, जिससे कि जो धुआं है वो उसका कालापन वहीं रह जाए, सिर्फ उसमें से CO2 निकले। प्रेसिपिटेटर लगते हैं जैसे तुम्हारे वो स्कूटी में पीछे वो लगाता नहीं, कहता है कि ये मोटर लगा दें, धुआं नहीं छोड़ेगी तुम्हारी स्कूटी, बिल्कुल एफिशिएंटली 100% फ्यूल जलेगा, और तुम उतने ही 1 लीटर में 10 किलोमीटर और जा सकोगे, तो तुम लोग लगवा लेते हो। तो वही चीज़ है, शुड बी इम्प्रूव्ड। ऐसा चिमनी में भी लगता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन समझ में नहीं आया कि वो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर, बोलिए। जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो अच्छे से नहीं समझ हाँ, में। मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन में ये बताया गया कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडिया की तो सारी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और वर्ल्ड की हैं तो वर्ल्ड में भी कहीं कहीं एरिया है। तो लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा कि कहाँ कहाँ एरिया है तो फिर हम उसको आपको समझा देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो वो मैप से ही हमें समझना है कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इंडस्ट्रीज कहाँ है, इंडिया की आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ है। तो इंडिया में तो आपको कहाँ कहाँ बताई गई है, देखो मुंबई पुणे तो आप जानते हो कि मुंबई पुणे कहाँ है, ठीक है, और केरला की लोकेशन कहाँ है, साउथ में है। तो उन्हीं को बस आपको देखना है कि इंडस्ट्रियल रीजन तो इसी जगह, एक तो ये हो गया। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम, ये सारा है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश है, ये दिस इज तमिलनाडु। ये पूरा नीचे का एरिया क्या होगा, ये तमिलनाडु होगा। तो तमिलनाडु में भी गुंटूर है, तमिलनाडु और गुंटूर आंध्र का कुछ एरिया लिया गया, ये गुंटूर है। तो गुंटूर, विशाखापट्टनम, यहाँ पर एक पोर्ट है, इसको क्या कहते हैं, तो विशाखा नगर एक राजा ने बनाया था। तो विशाखा नगर, और उसी के साथ उसने पोर्ट भी बना दिया था, व्यापार करता था। वो 7th की बुक में एक चैप्टर था आपके में, तो है ना, बहुत बड़ा शहर था, बाहर दोनों तरफ दुकानें थी, ऐसा था कि नहीं 7th के बुक, तो वही है। तो उसी में विशाखापट्टनम भी बनाया गया, जो बाहर के लोग उन्होंने लिखा था कि वो कैसा था, और उसका एक और भी नाम था, वहाँ से था, 2 नाम थे। तो विशाखापट्टनम,
ये आंध्र प्रदेश का है। और इसके सर अलावा एक क्या? ही टी आएगा, हाँ? एक ही टी आएगा विशाखापट्टनम में। और उससे वो भी नहीं आएगा, टी के बाद एक नहीं आएगा। देखो पत्तन है हिंदी में, तो पत्तन कहते हैं, इंग्लिश में क्या है? पट्टनम, एक ही टी है। ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया। और इसी तरीके से अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सब हो गया रीजन, यही है। तो अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ौदा। और इसको मैप पे हम आपको भरवा देंगे। छोटा नागपुर का कौन सा रीजन है? तो सर झारखंड। ये है, ये एरिया छोटा नागपुर। दिल्ली मेरठ की बीच का हो गया। यस सर। बस ये रीजन्स हैं, आपको इनके नाम याद। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, तो ये कोल्लम है। केरला। और कोल्लम है। तिरुवनंतपुरम वैसे तो ऊटी के पास है, तो ये है कर्नाटक। और कर्नाटक में है ऊटी, ऊटी में तिरुवनंतपुरम। ऊटी से 60 किलोमीटर पर है, तो ये कर्नाटक रीजन है। तो बात समझ में आ गई? ऐसा हाँ? क्या है? तिरुवनंतपुरम हमने लिखा नहीं ना, ये कर्नाटक है। नीचे तिरुअनंत, थिरु है ना। तो ये चीज हो गई। डीज आर, इसको हम लोग मैप में देख लेंगे, अगर मैप रवाया जाएगा लास्ट में तो देख लेंगे। और पूछना है? कुछ पूछो। बस यही इंडस्ट्रियल रीजन है। फिर बाकी और कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। यूरोप में भी एक वेस्टर्न पार्ट है, तो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट कौन सा होगा? जो रशिया से लगा हुआ होगा। रशिया के वो तो वेस्ट किधर है? इधर वेस्टर्न पार्ट हो गया और सेंट्रल पार्ट हो गया। और कौन कौन से हैं? ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। यूरोप के ईस्ट में चले जाओ, वेस्टर्न यूरोप भी है, ईस्टर्न यूरोप भी है, सेंट्रल यूरोप, सब कुछ ले लिया। और एशिया का ईस्टर्न भी, सही कि नहीं? नाउ और इसमें कुछ कुछ ग्रे कलर में भी है। ग्रे कलर में क्या दिखाया गया? क्या इंडस्ट्रियल बेल्ट दिखाई गई है? एक हल्के येलो कलर में भी है मैप में, तो वो एक बेल्ट है जहाँ पर पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। फैक्ट्री अलग होती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, इंडस्ट्रियल ट्रैफिक, तो क्या उसे बेल्ट कहते हैं? तो ऐसा इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। ओके, नाउ लेट अस सी। ये तो हो गया कि हमें कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो एक इंडस्ट्रियल इंसिडेंट बहुत लोगों की जान ले सकता है। अगली चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस काम में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कोई मशीन बनेगी आयरन से बनेगी, स्टील से बनेगी। स्ट्रेटेजिकल मेटल है, स्ट्रेटेजिक मेटल। इसका मतलब क्या है? जितने वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, उन सब में भी तो आयरन लगता है। तो किसी भी देश की सुरक्षा को कौन डिटरमाइन करेंगे? यही तो करेंगे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें भारत पर्याप्त है और खुद ही उत्पादन करता है। एल्यूमिनियम में भी हमारी है टैल्को, टाटा एल्यूमिनियम कंपनी, है ना। इसी तरह से हिंडाल्को, बहुत सारी हमारे यहाँ हैं इस तरीके से। तो दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल के भी बहुत सारे हैं। अब जितने बताए गए इनमें इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री कहाँ पे होगी? अब इसमें ये बताइए कि अगर हम स्टील एंड एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम कहें तो वो कहाँ पे होगी? इनमें बताओ, बोलो कहाँ पे होगी? जहाँ कोयला होगा, छोटा, हाँ वही छोटा नागपुर या झारखंड। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे होगी? सर अहमदाबाद और मुंबई, इन सब जगहों पे होगी। और इसी तरह से बोलो आईटी इंडस्ट्री क्या होगी? सर बैंगलोर, कर्नाटका। बेंगलोर भी रीजन है, वही हम लोग सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली। क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली है, तो जैसा वहाँ आईटी सेक्टर, तो वो इंडिया के सिलिकॉन वैली कही जाती है। सिलिकॉन चिप होता है। सिलिकॉन एक मेटल है, एसआई, जो कि 14th ग्रुप का 32nd नंबर का है। एसआई लिखा है कि नहीं? तो सिलिकॉन है, तो सारे मोबाइल फोन या सभी चीज़ों में 14th ग्रुप में 2nd नंबर है कि नहीं? एसआई लिखा है। तो सिलिकॉन मेटल से ही सारे चीज़ें बनती हैं, जो मेमोरी कार्ड और ये सब बनते हैं।
तो जहाँ सबसे ज़्यादा ये बनेंगे उसी से कंप्यूटर की डिवाइस सब में सिलिकॉन का यूज़ होता है। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, ना ये इंसुलेटर है और ना ये कंडक्टर, ये बीच की डिवाइस है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो इसलिए बीच का हो तो सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और सबसे ज़्यादा जहाँ इस्तेमाल होगा तो वहाँ बनाने वाले भी तो वैसे होने चाहिए। तो बेंगलोर एक सिलिकॉन सिटी है, इस मेटल के नाम पे रखा है। ना मेटल नहीं है, सेमी मेटल है, मतलब ना मेटल है, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ मेटेलॉइड होते हैं, दैट इज सेमी मेटल, हाफ मेटल नहीं। अब जरा देखें इसके अलावा इंडिया में और क्या क्या चीज़ है बताइए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन है, ये सभी हैं। और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इज इमर्जिंग इंडस्ट्री, ये एक उभरती हुई बाजार है। तो अगर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है तो तुम यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया की मार्केटिंग कर सकते हो, तुम्हें कहीं जाना थोड़ी है। जो आईटी सेक्टर के होते हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम किया करते हैं, उनको क्या जाना, उनको तो कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठ जाना है। सो ये भी इंडस्ट्री है। कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, कहाँ कहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है? जर्मनी। और कहाँ कहाँ पे है? यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। सो हम लोग एक्सपोर्ट तो नहीं करते हैं लेकिन अपने काम का बना लेते हैं। टाटा की कंपनी है स्टील इंडस्ट्री, जैसे सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वैसे आयरन इंडस्ट्रीज में बता दिया जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में आयरन इंडस्ट्री। अगर आयरन में थोड़ा सा 0.5% कोयला मिला दो तो स्टील बन जाए, और उसमें थोड़ा सा निकेल मिला दो 0.1% और थोड़ा क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील, बिना जंग। स्टेन का मतलब जंग, अरे मेरे कपड़े में स्टेन लग गया, दाग लग गया। स्टेनलेस स्टील, जिस स्टील में, जिस लोहे में कभी जंग ना लगे उसके ग्लास बना लो। तो उसके लिए थोड़ा सा निकेल और थोड़ा सा क्रोमियम डाल दो, दोनों ही शाइनिंग मेटल है। हमने कई बार दिखाया भी होगा आपको मेटल में निकल। तो आयरन इंडस्ट्री यूएसए में है, और कहाँ पे बोलो? जापान में, चाइना में भी है क्या? रशिया में भी है, जापान, चाइना, और कहाँ पे है फिर? रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया। टेक्सटाइल तुम सभी नाम बता दे रहे हो, वही मुझे लगा ये सब बता दिए और कोई ज़्यादा तो नहीं लिख गया, मुझे लगा इन्होंने अपनी पर्सनल नॉलेज से बता दिया होगा। ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है? बांग्लादेश नंबर 1 पे है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। घर घर वहाँ कपड़ा बनता है। तो बांग्लादेश का नाम इसमें डाला गया है कि नहीं डाला गया? चलो, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। इंडिया, हांगकांग। हांगकांग एक ऐसा कंट्री है, वो चाइना के शुरू में चाइना ने कहा तुम हमारे अंडर में रहो, तुम्हारा ही कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। फिर बाद में चाइना ने बता दिया तुम्हारा नहीं लगेगा, हमारा लगेगा, तुम हमारे अंडर आ गए। हांगकांग के लोग विरोध करते रह गए, लेकिन अभी भी विरोध करें कुछ नहीं। चाइना की तो हड़पने की नीति है ना, तो एक एक करके उसने मंगोलिया को अपने कब्जे में लिया। तुम्हें मालूम है 1962 में तिब्बत को भी ले लिया था। तो चारों तरफ से अब लेना चाहता है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर में लेना चाहता है। तो इंडिया हो गया, हांगकांग। तो ये अब एक तरीके से नो मोर एन इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, चाइना ने इसको अब तक कब्जे में कर लिया हो। ठीक है, नाउ ताइवान के साथ भी तो इसी का झगड़ा चल रहा है। तो वो कह रहा है तुम हमारे अंडर में हो, ताइवान को बोलता रहता है। तो ताइवान, जापान, जहाँ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया देखा था उसी के बगल में ही है ताइवान है। ठीक है, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार थी, और जो चाइना है वहाँ पर कम्युनिस्ट की थी। कम्युनिस्ट तो तुम जानते हो कि लोग ऐसे ही कोई कंट्री नहीं मानते। तो अब यूनाइटेड नेशन ने भारत से पूछा, जवाहरलाल नेहरू से, कि नेहरू जी आप ये कम्युनिस्ट को मान्यता देते हो कि डेमोक्रेसी को? बोले नहीं, हम तो कम्युनिस्ट को मान्यता देते हैं।
तो फिर ये बड़ा होता चला गया, ये बेचारा छोटा सा गया। अगर उन्होंने इसको मान्यता दे दी होती, क्योंकि लोकतांत्रिक विधि से चुनी हुई सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, और जबकि यहाँ एक राजा का शासन था, वो लोगों पे वो करता था, दबाव डालता था, ऑपरेशन एंड रिप्रेशन, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने ये गलती की, इनको मान्यता दे दी। और नहीं तो इसको मान्यता दे देते तो ये बड़ा होकर पूरे चाइना में आज डेमोक्रेसी होती। चाइना की कोई न्यूज़ दुनिया में नहीं पहुंच पाती, मालूम है? वहाँ गूगल भी नहीं चलता है, वहाँ कुछ नहीं चलता है, ना क्रोम चलता है, तो वो लोग चलाने ही नहीं देते हैं। वो वहाँ के लोगों को दुनिया के बारे में नहीं जानने देते हैं, दुनिया को वहाँ के बारे में। सबसे ज़्यादा मृत्यु कोरोना की वजह से चाइना में हुई, लेकिन उसने बताया हमारे यहाँ तो 2000 लोग मरे हैं, तुम क्या कर लोगे? जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड का वातावरण में फैलाव था चाइना के ऊपर से, उसी से ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया यहाँ 20 लाख से कम लोग तो इसी 2 महीने में मर गए। ये 2000 कैसे बता रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं। उसने जिंदा लोगों को पकड़ के डंप करके जलाया। बोला अच्छा तुमको कोरोना है, जिप में बंद करो, जलाओ इसको। क्योंकि वहां पर रेड आर्मी है, कोई उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता। तो इंडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, और कौन कौन सी हैं? हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान भी है। जापान भी टेक्सटाइल है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ है? तो सबसे पहले वही सिलिकॉन सिटी मानी जाती थी, वहां सबसे ज्यादा सिलिकॉन के आइटम बनते थे। और फिर अब हमारे यहाँ भी सिलिकॉन वैली बोला जाने लगा, तो दैट इज कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये एक बड़ा शहर है, दैट इज कैलिफोर्निया हो गया, और बेंगलोर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दैट इज गूगल चलाना है, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। आप ऐसे सर्च इंजन जिससे आप कोई ना कोई चीज़ क्या कर सकते हो कि सर्च कर सकते हो, लेकिन उनको बनाने के लिए भी बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इतनी तेज़ी से इमर्ज हो रही हैं। आप देखो, पहले तुम MB में स्पीड लेते थे, अब GB में लेते हो, फिर टेराबाइट हो जाएगा, फिर और भी बढ़ती चली जाएगी, यानी है ना। तो गीगाबाइट और इससे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये इतनी तेजी से विकसित हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप मिनिएचर में, पहले चीज़ें बड़ी बड़ी हुआ करती थी, अब कंप्यूटर बिल्कुल पतले हो रहे हैं। अभी दिल्ली के प्रगति मैदान में चले जाओ तो वो रुमाल की तरह तुमको दे देगा, और निकालो रुमाल, ऐसे फैला दो तो टीवी बन गया, और उसको पटको, चाहे उसको करो, चाहे उसको पोछा लगाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, फिर से टीवी देखो, फिर पॉकेट में डाल दो, चल। और सिर्फ उसको किसी नहीं, पिन से चार्ज करना है फ़ोन वाले से, 12,000 का मिल रहा है, बड़े से पढ़ के तो देख। तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहा गया, इतनी तेजी से ये बढ़ रही है कि अगर कार इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही होती तो उसको पार्किंग चार्ज देने से अच्छा उसे फेंक देना बेहतर होता। अगर ऑटोमोबाइल इतनी तेजी से बढ़ रही होती तो लोग कोई पार्किंग ना करता, बोले पार्किंग चार्ज दे रहा 50 रुपये, फेंको कार, नहीं लेने। जी आप समझ लीजिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर आने वाला नया मोबाइल कुछ दिनों में आउटडेटेड हो जाता है, उसकी कीमत आधी हो जाएगी 2 महीने बाद, उसी 2 महीने में आधी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद नया आ जाएगा। सेकंड हैंड की कोई कीमत है? तो इसीलिए ये IT सेक्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है जो इंफॉर्मेशन हमको दे, वो सारे हार्ड, जो एक होता है कि हार्ड डिवाइस और उसका सॉफ्ट वर्जन भी होता है ना, जो, हाँ बोलो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड वेलनेस, हॉस्पिटलिटी और नॉलेज। ये तो नॉलेज है। वेल, हॉस्पिटलिटी का क्या मतलब है? हॉस्पिटलिटी देखो, इसमें क्या है कि किसी का हॉस्पिटैलिटी, किसी की आओ भगत, किसी को बुलाया, आइए रिया, आइए आइए। तो एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें वो चीज़ नहीं है कि हेलो अलेक्सा, यस मिस्टर रिया, मिस रिया, तो ये हॉस्पिटैलिटी होगी नहीं। तो कोई भी चीज़, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है किसी के स्वागत सत्कार के लिए। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, उसमें क्या है कि वो एक 90,000 का या 1 लाख रुपए का बहरा खरीदो, वो लेकर के आ जाएगा, आइए, फिर चला जाएगा, और 90 तुमको फिर नौकर रखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे हम लोगों को, जो भी लोग, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करेगा। दिखने वाले आदमी भी कंप्यूटर ही होंगे। ये सारी दुनिया बहुत जगह शुरू भी हो गया है।
ब्रिटेन में, जापान में, होटलों में अब नहीं रखने, कॉस्टली होते हैं पर्सन, वही खरीद के इनको चलाया करते हैं। चार्ज किया रात में, दिन भर वो सेवा करेगा। तो ऐसा हो गया। तो इस तरीके से इसमें इन्होंने कहा इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज, दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो इमर्जिंग है, देखो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हॉस्पिटैलिटी नहीं कहा है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को एक हॉस्पिटैलिटी, उसमें 3 है, एक आईटी सेक्टर हो गया, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ऐसे लोगों को लोग रखना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री में जो किसी को कन्विंस कर सके। हॉस्पिटैलिटी का भी तो है ना, जैसे मैंने कहा सम्मान, तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को कैटर करती है कि भाई आपको कभी भी एक इंफॉर्मेशन डेस्क नहीं होती है कि आगंतुक कक्ष या आगंतुक के लिए नहीं होता है कि नहीं, हर जगह जाओ तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो तुमको हॉस्पिटैलिटी दे सके हर कस्टमर को। तो वो हॉस्पिटैलिटी एक सेक्टर बन चुका है जो इमर्जिंग सेक्टर है, क्योंकि वो जो प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया आप किसी से एनकाउंटर करोगे, देखोगे अगर ठीक बात नहीं कर रहे तो उठ के चले जाओगे। तो कस्टमर बनाने के लिए क्या, हॉस्पिटैलिटी भी एक इमर्जिंग सेक्टर है जिसमें गर्ल्स को जो बहुत अच्छी तरीके से बात करती हूँ लिया जाता है। कई जगह ऐसे होता है कि नहीं, ज़्यादा ना भी पढ़े लिखे हों लेकिन गर्ल्स को जगह मिल जाती है। इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी में आप एविएशन सेक्टर में देखो बहुत सारे कौन होते हैं जहाज़ों में, तो है ना, तो वो एयर हॉस्टेस उनको रखा जाता है। किस लिए कि लोगों को लगे भाई हाँ सेवा कर। और नॉलेज भी एक इमर्जिंग सेक्टर है ये। सो इसके अलावा आप देखिए, ये तो हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो वी विल सी दीज थिंग्स इन नेक्स्ट क्लासेस। कितना बच रहा है इसमें, कल देखेंगे। ये टाइम ठीक है आपके लिए? कहीं ज़्यादा धूप तो नहीं लगती? फिर इधर देखो, बहुत बड़ा चक्कर है क्या ये?